पार्ट में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम गैसेस को दो मेन जगह पे एक्सचेंज करते हैं। एक करते हैं एल्वलाई और ब्लड में, दूसरा टिश्यू और ब्लड में। प्राइमरी साइट एल्वलाई और ब्लड के बीच में है। जो एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 mm मरकरी होता है और CO2 का 0.3 mm मरकरी। जो एयर हम इनहेल करते हैं वो एल्वलाई में उसका पार्शियल प्रेशर 104 mm मरकरी और CO2 का 40 mm मरकरी होगा। ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और CO2 का, ये डिफ्यूज करेगा किधर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे सॉल्युबिलिटी CO2 की 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के। ये जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी एल्वलाई में। CO2 का एल्वलाई में जाना और ऑक्सीजन का ब्लड में आना, ये प्राइमरी साइट जो है कहां पर होती है, एल्वुलस में। इसके बाद ये जो ब्लड वापस आया किसके अंदर, हार्ट में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन में। इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड बोलेंगे। ये ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ये किसके अंदर गया, टिश्यू के पास गया, किसके थ्रू, सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू। सिस्टमिक आर्टरीज में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर, ये टिश्यू में जाएगा। टिश्यू के पास में किसकी ज्यादा है, CO2 की, CO2 डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, ये किसको दे दिया जाएगा, हार्ट को। हार्ट इसको पंप कर देगा लंग्स में। यहां डिफरेंट हमने पोजीशन पर पार्शियल प्रेशर किसका देखा, गैसेस का। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, pulmonary artery carry what, deoxygenated blood, while pulmonary vein carry what, oxygenated blood। ये oxygenated blood हमारे लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है और deoxygenated blood हमारा राइट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, एल्वुलाई में। इस पूरे एरिया में हम लोग ने क्या देखा, डिफरेंट एरिया पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस है, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। here ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो तरह से होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है किसमें, आरबीसी के अंदर जाएगी और 3% डिसॉल्व फॉर्म में होगी किसके अंदर, प्लाज्मा। फिर से 97% ऑक्सीजन किसके साथ ट्रेवल करेगी, आरबीसी के साथ, और 3% किसके अंदर, डिसॉल्व फॉर्म में होगी, प्लाज्मा में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो तरह से होता है, वन थ्रू आरबीसी एंड अनदर थ्रू इन द डिसॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। एक चीज यहां पे देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमंस के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हीमोग्लोबिन के पास में चार चेंज होती है। ये हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ अटैच नहीं होते इसमें, हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अटैचमेंट की एफिनिटी को इंक्रीज करेगा। फिर से 15 ग्राम या 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है कितने, 100 ml ब्लड में। ये हीमोग्लोबिन 1 ग्राम 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। हाउ मच, 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। 15 ग्राम और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मच, अप्रोक्सीमेट 20 ml ऑक्सीजन। ये जो 20 ml ऑक्सीजन है, इसमें से 5 ml ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टिश्यू को, यानी जितनी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आई उसका 5 ml ही खाली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यूज कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 25%, वाइल 15 ml ये वापस जाएगी। ये वो कंडीशन है जब नॉर्मल। लेकिन कभी हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, विग्रेस एक्सरसाइज, कोई एक्स्ट्रा रनिंग काम कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या कहीं क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उस समय ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, टिश्यू को डिलीवर की जाएगी, लगभग इसकी 2 और 3 टाइम्स। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी हाउ मच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कैरिड बाय 1 hemoglobin molecule. Each oxygen molecule increases the affinity to attach on hemoglobin for the other oxygen molecule. That's why the graph between partial pressure of oxygen and the saturation of hemoglobin looks like a sigmoid, because each oxygen molecule increases the affinity for other oxygen molecule to attach on hemoglobin. It's represent a S shape or sigmoid shape graph. The graph between oxygen and hemoglobin
is called oxygen hemoglobin dissociation curve or oxygen dissociation curve. Here we are saying that when partial pressure of oxygen increases, as partial pressure of oxygen increases, percentage of hemoglobin saturation increases. Here at 40 mm partial pressure, how much? 75% hemoglobin saturated. So the partial pressure of oxygen is 40 while the saturation of hemoglobin is 75. This blood in which 75% hemoglobin is saturated is called deoxygenated blood. That means at the partial pressure of 40 mm of oxygen, the blood is deoxygenated. So when more oxygenated partial pressure increases, this deoxygenated blood change into oxygenated blood. This graph is sigmoid or S-shaped due to some factors, and these factors are CO2, temperature, pH, H ions, diphosphoglycic acid. So if these are normal, then the graph is S-shaped. As these factor changes, that means if CO2 partial pressure is 40 mm mercury, the graph is sigmoid shape. If the temperature is approximate 37 degrees centigrade, the graph is sigmoid shape, and the pH is 7.4, the graph is sigmoid shape. If these factor changes, the graph either shift to the right side or either it shift to the left side. When this graph shift to the right side, then we called it Bohr's effect. Bohr's effect occur at tissue level. So at tissue level, what? CO2 partial pressure is more, pH is low, while temperature is more. So if temperature increases or CO2 partial pressure increases or pH decreases, the graph shifted towards the right side. This is called Bohr's effect. In alveoli level, this graph moves opposite to the right, that is left side. So graph looks like slightly towards the left. This is left side. Left side graph is found in fetus, and left side graph is also of myoglobin. Myoglobin is also a respiratory pigment of muscle. In myoglobin, one oxygen molecule attached, so the graph of myoglobin is hyperbolic and rectangular. So the graph of hemoglobin is sigmoid or S-shaped, while the graph of myoglobin is hyperbolic or rectangular. This is the difference between myoglobin and hemoglobin graph. Here now we see the transport of CO2. As we already know, the oxygen transport in two medium, one through RBC and other through dissolved form of plasma. यहाँ पे हम देखेंगे CO2 किस किस रूप में ट्रेवल कर रही है. टिश्यू में CO2 बनी, ये CO2 7% डिजोल्व हो गई प्लाज्मा में. सो 7% डिजोल्व फॉर्म है प्लाज्मा में, वाइल बाकी CO2 किसके अंदर एंटर कर जाती है? आरबीसी में. ये आरबीसी में जो एंटर करती है, इसमें 20 से 25%, 20 से 25% इट कंबाइंड विद hemoglobin, so form carb amino hemoglobin. While due to presence of carbonic anhydrase, it is one of the fastest enzyme. This carbonic anhydrase converts or combine the CO2 with water to form H2CO3. This H2CO3 breaks into H ions and combined with hemoglobin, while HCO3 ions comes out from the RBC. HCO3 के बाहर आने से अंदर नेगेटिव आयंस की कमी हो जाती, तो जितने CO3 आयंस बाहर आएंगे उतने प्लाज्मा में से क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर चले जाएंगे. प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस का अंदर जाना, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट. कोई भी चीज किसी सेल के अंदर आ रही है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इनफ्लक्स. क्लोराइड शिफ्ट का इनफ्लक्स इज आल्सो नोन एज हैम्बर्गर्स फिनोमेना. सो ये प्रोसेस हो गई CO2 की ट्रांसपोर्ट की. कहां पर? टिश्यू पे. सो टिश्यू में CO2 कितने मेथड से ट्रेवल कर रही है? 7% डिसॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, नॉट प्लाज्मा, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, while the rest amount enter in RBC. the rest amount में HCO3 बाहर आ गई. ये जो 70% है लगभग,
ये बाहर सोडियम आयन से कंबाइन करेगी। सो अगर हमसे अगर सवाल पूछे कि कितनी प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करेगी, सो ये CO2 का पार्ट हो गया SCO3 और ये प्लाज्मा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, लगभग 70 से 77% के आसपास प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन अगर डिसॉल्व फॉर्म पूछेगा तो हम आंसर देंगे ओनली 7%। सो जो CO2 टिश्यू से निकली और ब्लड में आई, ये CO2 ट्रेवल करते हुए हार्ट में आई और हार्ट से ये पंप कर दी गई लंग्स के पास। लंग्स के पास एल्वेलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ऑक्सीजन मूव करेगी। जो ब्लड CO2 कैरी किया था वो डिफ्यूज हो जाएगा। कैसे होगा, यहां हम देखते हैं। एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है, ये ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म CO2 को रिलीज करा देगी। यही ऑक्सीजन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो कितने था, 20 से 25% CO2 कैरी कर रहा था, इस 20 से 25 CO2 को रिलीज कराएगा और क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा। मैक्सिमम जो CO2 थी वो कैसे फॉर्म हो रही थी, कैरी हो रही थी, इस फॉर्म में कैरी हो रही थी। सो ये ऑक्सीजन क्या होगा, इससे कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा। जैसे ही HbO2 बनेगा, H आयंस रिलीज होंगे। H आयंस का रिलीज होना इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। सो हेल्डेन इफेक्ट ऑकर एट एल्वेलाई लेवल। और यहां पर हम लोग ने एक और चीज पढ़ी थी, बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट हम लोग ने कहां पढ़ा था, टिश्यू लेवल। जहां पर क्या होगा, CO2 ज्यादा होगी, pH कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं हेल्डेन और बोहर इफेक्ट अलग अलग या एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। ये बोहर इफेक्ट टिश्यू पर और हेल्डेन इफेक्ट कहां पे वर्क कर रहा है, एल्वेलाई पर। फिर से HbO2 के बनते ही क्या रिलीज हो गए, H आयंस। ये कुछ मात्रा में जो HCO3 बचे थे इनसे कंबाइन कर जाएगा और क्या बनाएगा, H2CO3। ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से फिर से ब्रेक हो जाएगा और ये CO2 रिलीज हो जाएगी। सो जितनी CO2 कैरी करके लेकर आया था ब्लड, वो सारी की सारी किस पे चली गई, एल्वेलाई पे चली गई। चूंकि CO2 बाहर निकल गई, सो कुछ HCO3 आयंस प्लाज्मा से मूव करने लगेंगे आरबीसी के अंदर। इन HCO3 का आरबीसी के अंदर मूव करने से फिर से आयनिक बैलेंस चेंज होगा, जिससे क्लोराइड आयंस आरबीसी से बाहर आ जाएंगे। सो क्लोराइड आयंस का आरबीसी से बाहर आना इज कॉल्ड इफ्लक्स। एक बात फिर से नोट करते हैं, यहां पर क्लोराइड आयंस आरबीसी में आ रहे थे, क्लोराइड आयन का आरबीसी में आना इनफ्लक्स, क्लोराइड आयन का आरबीसी से बाहर आना इफ्लक्स। क्लोराइड आयन का इफ्लक्स किस लेवल पर होगा, एल्वेलाई लेवल पे। क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स कहां होगा, टिश्यू लेवल पे। दूसरी फिर से बात, बोर इफेक्ट कहां वर्क करेगा, टिश्यू पर, वाइल हेल्डेन इफेक्ट कहां वर्क करेगा, एल्वेलाई पर। सो इस पार्ट में हम लोग ने कुछ मेन चीजें क्या देखी, ट्रांसपोर्ट ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा। ये जो एक्सचेंज था गैसेस, ये पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग था। दूसरी चीज हम लोग ने यहाँ पे क्या देखी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में दो मेन चीजें थी, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का था ये सिग्माइड और एस शेप था, और जो मायोग्लोबिन का था ये हाइपरबोलिक और रेक्टेंगुलर था। दूसरी चीज, बोर इफेक्ट कहां वर्क करेगा, टिश्यू पर, वाइल हेल्डेन इफेक्ट कहां वर्क करेगा, एल्वेलाई पर, वाइल क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स कहां होगा, टिश्यू लेवल पर। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे और हमारे रेस्पिरेशन में कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको देखेंगे। पहले हम लोग रेस्पिरेटरी रेगुलेशन देखते हैं। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को रेगुलेट दो जगह से कंट्रोल किया जाता है, एक नर्वस रेगुलेशन और दूसरा केमिकल रेगुलेशन। जो नर्वस रेगुलेशन होता है ये हमारा CNS कंट्रोल करता है। CNS में कौन, ब्रेन। और ब्रेन में कौन सा पार्ट, ब्रेन का हाइंड पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाई। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ये प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है, हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे लंग्स को जो इन्फ्लेमेट करने में हेल्पफुल हैं जो मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, उनको जो कंट्रोल करता है दैट सेंटर इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है और कहाँ मिलता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। पॉन्स वेरोलाई में जो सेंटर है दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर। क्यों, क्योंकि ये विशेष प्रकार के सिग्नल्स निकालता है डिफरेंट कंडीशन में, दैट इज मॉडरेट करता है फंक्शनिंग को, हमारे रेस्पिरेशन रिदम को। कैसे, अगर इससे सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं तो एल्वेलाई की फिलिंग कम हो जाएगी, रिदम या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी
और अगर इसके सिग्नल्स वीक निकल रहे हैं तो एल्वुलाई पूरी तरह से फिल हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी या रिदम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इज अ स्विच ऑफ सेंटर और इट मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नेक्स्ट, केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन ये दो तरह के कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया और पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव। जो पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्च निकल रही है, इस एओर्टिक आर्च पर कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं और इसी आर्च से कैरोटिड आर्टरी निकलती है, वहीं पर रिसेप्टर्स होते हैं। सो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च के पास कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे ब्लड में CO2 और H आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ गया या H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सो ये कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और फिर मैसेज रेस्पिरेशन की स्टिमुलेशन को देते हैं कि रेस्पिरेशन ज्यादा तेजी से किया जाए ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन ले सकें। सो पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट द ब्लड CO2 एंड H आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह के रिसेप्टर्स जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में नियर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया वाले रिसेप्टर्स। ये CSF को डिटेक्ट करते हैं। CSF के अंदर जो ब्रेन की सेल्स को सप्लाई कर रहा है फ्लूइड, उस CSF के अंदर CO2 और H आयन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। सो केमिकल रेगुलेशन एंड नर्वस रेगुलेशन ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। एक चीज को ध्यान रखना है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका रोल कि ऑक्सीजन हमारे केमिकल रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है, ये अभी क्वाइट इग्निफिकेंट है। हम कह नहीं सकते कि इसका प्रॉपर रोल है या नहीं है, बट CO2 और H आयन का जरूर रोल है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसमें एक अस्थमा है। अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। इस एलर्जी में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेमेट कर जाते हैं, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और ब्रीदिंग करते समय एक विजिंग साउंड आती है। सो अस्थमा इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर। एम्फाइजिमा ये एक प्रकार की ऐसी डिजीज है जिसमें एल्वुलाई के जो सेप्टा है या एल्वुलाई जो वॉल है ये वीक हो जाती है, जिससे एल्वुलाई का एक्सपेंशन नहीं हो पाता प्रॉपर। सो एल्वुलाई पूरी तरह से अगर एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो हम सरफेस एरिया कहेंगे एल्वुलाई का क्या हो गया, कम हो गया। तो जिनको एम्फाइजिमा होती है इनको हम बोलते हैं दे आर शॉर्ट ब्रीदर्स। एम्फाइजिमा जिनको होगी उनमें एल्वुलाई के सेप्टा या तो ब्रेक कर जाएंगे या हम कह सकते हैं एल्वुलाई की वॉल जो होगी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, जिससे ये पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं करेंगे। एम्फाइजिमा उन लोगों को होगा जो लोग स्मोकर्स हैं या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जो हाईली पॉल्यूटेड एरिया है जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन है। ब्रोंकाइटिस एक प्रकार का इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में पस बनता है, बलगम दैट इज स्पुटम, और ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, आइदर बैक्टीरियल और कोई दूसरा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये उन लोगों को बीमारी होती है जो किसी इंडस्ट्री में काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करते हैं। अगर ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करेंगे तो उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, आइदर स्टोन ब्रेकिंग और इन फाइबर्स इंडस्ट्री, ये स्टोन पार्टिकल्स और फाइबर्स इनके लंग्स में जाएंगे, जिससे इनके लंग्स के अंदर फाइबर्स इकट्ठे हो जाएंगे, फाइब्रोसिस होगी और ये प्रॉपर रेस्पायर नहीं करेंगे। सो ऐसे लोग जो किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो उनका अपना ऑक्यूपेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एक आजकल लेटेस्ट बीमारी है दैट इज कोविड-19। कोविड-19 जो डिजीज है ये SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 ये फैलाता है। ये उन लोगों पे ज्यादा अटैक करता है या उन लोगों के लिए ज्यादा डेंजरस है जिनको इम्यून सिस्टम वीक है या जिनको कोई एक लॉन्ग ड्यूरेशन से डिजीज चल रही है, जैसे कि डायबिटीज से वो हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, या उनको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो, या उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम हो। सो उनमें ये वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाता है और एक खतरनाक डिजीज कोविड-19 को कॉज करता है। सो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीजें मेन देखी, वन इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड वन इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स।